जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ऐसा करता हूं कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज के बनारस स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं फिर से सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके पहले जो भी मैं टॉपिक पढ़ाया था इंटरफेरेंस, व्यतिकरण का प्रयोग, व्यतिकरण के प्रयोग के लिए व्यंजक, उसी के आगे दूसरा टॉपिक है डिफ्रैक्शन, विवर्तन। तो आइए जानते हैं हम लोग विवर्तन क्या होता है, विवर्तन कैसे होता है। विवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो जनरली आप लोग जानते हैं कि जब प्रकाश तरंगें चलती हैं, जब प्रकाश और ध्वनि तरंगें चलते हैं तो मार्ग में किसी अवरोध या अवरोध से टकराती हैं। तो टकराने के बाद क्या होती है, वहाँ से मुड़ जाती हैं, अवरोध के किनारे से मुड़ जाती हैं। तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की घटना को बोलते हैं विवर्तन, जहाँ से मुड़ती हैं। विवर्तन जो होता है, इस तरह से जल तरंग, ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग में विवर्तन प्रतिरूप होता है। इस तरह से विवर्तन प्रतिरूप दो प्रकार से होता है। एक होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। विवर्तन दो प्रकार से होता है, दो तरह से। पहला आपका है फ्राउनहोफर विवर्तन, इसको इंग्लिश में भी फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि जो स्रोत होता है फ्राउनहोफर विवर्तन में, जो स्रोत वो पर्दा होता है, उनके बीच की दूरी इनफाइनाइट मतलब फिक्स नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से ध्वनि तरंगें निकल रही हैं, इनके बीच में लेंस रखते हैं, यहाँ से प्रकाश किरणें चलती है, जब लेंस पड़ती है तो अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने के बाद जब जाती हैं ऐसे सीधे, तो यहाँ पर पर्दा जो होता है, इनके स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी होती है, ये आपका लेंस होता है, यहाँ से स्रोत होती है। स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी इनफाइनाइट होती है, इसलिए जो तरंगें निकलती हैं यहाँ से जाने के बाद समतल हो जाती हैं। समतल तरंग उसको बोलते हैं, यहाँ से अपवर्तन होने के बाद। इसको बोलते हैं फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन में स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है, इसलिए इसमें जो तरंगें होती हैं समतल होती है। दूसरा होता है फ्रेनेल विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन में क्या होता है, फ्रेनेल विवर्तन फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्रोत और पर्दा क्या होता है, उनके बीच की दूरी सीमित होती है, मतलब एक लिमिट में होती है। जैसे यहाँ मान लेते हैं ये स्रोत है, स्रोत से जब यहाँ तरंगें निकलती हैं तो यहाँ इसके बीच यहाँ भी पर्दा होता है। इनके स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी जो होती है सीमित, ये स्रोत है, पर्दा है, इनके बीच की दूरी होती है सीमित, मतलब एक निश्चित दूरी होती है, इसलिए इसमें जो तरंगें प्राप्त होती हैं आपका गोली व बेलनाकार प्राप्त होती है। तो इस तरह से फ्रेनेल विवर्तन इसमें होता है। फिर से देख लीजिए विवर्तन में क्या होता है कि मतलब जब प्रकाश और ध्वनि तरंगें किसी माध्यम में चलती हैं, प्रकाश या ध्वनि तरंगें किसी माध्यम में चलती हैं, उसके मार्ग में कोई अवरोध आ जाती है, जहाँ से अवरोध आ जाती है तो वहाँ से प्रकाश तरंगें क्या होती है, मुड़ जाती हैं। तो मुड़ने की इस घटना को बोलते हैं, अवरोध या किनारे से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। तो मुड़ने की घटना और विवर्तन, अब विवर्तन किस में होता है, जल तरंगों में होता है, ध्वनि तरंगों में होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में होता है। इसके अलावा विवर्तन प्रतिरूप दो प्रकार से होता है। फ्राउनहोफर विवर्तन होता है, इसमें स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी इनफाइनाइट होती है, इसलिए तरंगें जो होती है समतल तरंगें होती है। दूसरा होता है फ्रेनेल विवर्तन, इसमें स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी सीमित होती है, इसमें जो तरंगें प्राप्त होती हैं गोली व बेलनाकार प्राप्त होती है। तो इस तरह से दो तरह से विवर्तन होता है, फ्राउनहोफर। अब फ्राउनहोफर विवर्तन को एकल छेदी विस्थापन द्वारा व्यंजक कारक द्वारा बताया जा रहा है। तो आगे देखिए इसमें फ्राउनहोफर विवर्तन की ज्यामितीय व्यवस्था। तो इसमें देखिए क्या करते हैं कि माना एस एक प्रकार स्रोत है, इसी के सामने आपका एक लेंस है L1, मान लेते हैं लेंस L1 है, यहाँ से प्रकाश तरंगें निकल रही है। जब लेंस L1 पड़ती है तो उसका क्या होता है, अपवर्तन होने के बाद ये समतल तरंगाग्र के रूप में आके प्राप्त हो जाता है। इसी के सामने क्या है, एक W और W' समतल तरंगाग्र है, यहाँ पर किरणें पहुँचती हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद लेंस L के सामने एक स्लिट रखा हुआ है AB,
ए है, ए बी है, इनकी चौड़ाई है ई, इसलिए ए बी पर है। अब क्या करते हैं, ए बी पर जब पहुँचती हैं तरंगे तो यहाँ हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत के अनुसार द्वितीय तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। इसी के सामने आपका लेंस एक L2 है यहाँ पर। अब जब हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत के द्वितीय तरंगे उत्पन्न होती हैं तो यहाँ दो तरंगे उत्पन्न होंगी। अब क्या करते हैं, एक आपका है यहाँ पर्दा लगा देते हैं, ऐसे पहुँच जाती है P0 पर। दूसरी जो तरंगे निकलती हैं वो ऐसे, फिर एक ऐसे निकलती है और ऐसे जाती है P पर। एक आप सीधा जाएगा ऐसे के वाई डैश आपका पर्दा है। देखिए इसमें माना यस एक बड़ी प्रकाश स्रोत है, इसी के सामने एक लेंस L है। जब यहाँ पर प्रकाश किरणें पड़ती है तो उसका अपवर्तन होता है, अपवर्तन होने के बाद समतल के रूप में आगे बढ़ती हैं। फिर एक समतल तरंग W डैश पहुँचती है, जब यहाँ पर पहुँचती है इसी के सामने लेंस L के सामने इसलिए AB रखा है। जब यहाँ पर पहुँचती है जिस स्लिट की चौड़ाई E है, जब यहाँ पर पहुँचती है तो हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर द्वितीय तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। द्वितीय तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं तो माध्यम क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं। फिर इसी के सामने लेंस L2 है, इसके द्वारा फोकस कर लेंस L2 पर अपवर्तन के बाद पर्दे पर क्या कर देता है, उसको फोकस कर लिया जाता है। जब पर्दे पर फोकस करते हैं तो यहाँ द्वितीय तरंगे उत्पन्न होती है। एक आपका केंद्र पर जाती है अपवर्तन के बाद P0 पर, दूसरी जो तरंगे होती हैं यहाँ P पर जाती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर इसको ऐसे लंब डालते हैं, यहाँ पर जो AP एक तरंगे, एक AP होगा एक BP होगा। क्योंकि BP रोमोलिजन में AP कुछ कम दूरी तय करेगा तो क्या करते हैं, AP का चाप काटेंगे तो AP का चाप करके BP को यहीं पर काटेगा, G पर काटेगा। तो A जो पथांतर होगा, इसके पहले जैसे हमने पथांतर किया था BP माइनस AP, जो इसका पथांतर होगा वो BG के बराबर होगा। मान लेते हैं यहाँ से इस किरणों को ऐसे माना जाती है, थीटा कोण है, इनके बीच का कोण थीटा है, ये भी कोण थीटा है। तो इनका जो पथांतर होगा BG के बराबर होगा। मान लेते हैं इनका पथांतर अगर केंद्रीय उच्छिष्ट के लिए पथांतर L लैम्डा है, जब L लैम्डा होगा तो यहाँ BP पर AC क्या कर देंगे, लंब डाल देंगे। जब ये लंब डालेंगे तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, जो केंद्र P0 पर फ्रिंज बनेगी वो आपका केंद्रीय दीप्त फ्रिंज होगा। इसके ऊपर एकांतर क्रम में क्रमशः अदीप्त दीप्त अदीप्त दीप्त, फिर नीचे भी अदीप्त दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। विवर्तन के रूप में ये फ्रिंजें आपको प्राप्त होगी। जो यहाँ पर बनेगा वो आपका केंद्रीय दीप्त फ्रिंज होगा, उसी को बोलते हैं केंद्रीय दीप्त। अब क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ से जो इसमें लंब डाला गया है ABG में, तो एंगल ABG में देखेंगे, ABG में जब उसमें लंब डालें इसे साइन थीटा बराबर लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, BG अपॉन AB। यहाँ से BG की वैल्यू हो जाएगा आपका AB साइन थीटा। फिगर से देखिए, चित्र से हमने AB की वैल्यू कंसिडर किया है E, BG की वैल्यू नहीं, BG पथांतर माने है L लैम्डा। तो यहाँ से जो BG की वैल्यू आएगी, BG बराबर हो जाएगा E साइन थीटा। अगर थीटा का मान बहुत छोटा हो, अगर केंद्रीय जो दीप्त फ्रिंज बन रही है उसका मान उच्चिष्ट कोण की कंडीशन में बहुत छोटा हो तो साइन थीटा इज नियर अबाउट थीटा। तो यहाँ से BG बराबर हो जाएगा क्या, E थीटा। अगर उनका जो पथांतर होगा क्या होगा, BG बराबर क्या कर देते हैं, N लैम्डा या M लैम्डा, जो भी M लैम्डा ले लेते हैं, M लैम्डा ना लेके M लैम्डा, तो M लैम्डा ये BG पथांतर हो जाएगा। तो यहाँ से M लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा E थीटा। यहाँ से M की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा E बटा के लैम्डा इंटू थीटा। तो इस तरह से उनका जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा M
लैम्डा अपॉन के ई, मतलब एम बटा का ई इंटू लैम्डा, जहाँ एम की वैल्यू जो हो जाएंगे आपका एम बराबर 0 1 2 3 डॉट से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से जो उनकी वैल्यू कोई उच्चिष्ट केंद्र को बनेगी उसकी चौड़ाई निकल जाएगी, कोड़ी चौड़ाई। तो अब क्या करते हैं, कोड़ी चौड़ाई के जैसे जैसे वैल्यू एम की वैल्यू रखते जाएंगे आपको उसकी वैल्यू मिलता जाएगा। देखिए रखिए, एम बराबर जब 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, जब 1 रखेंगे तो लैम्डा बाई ई मिलेगा, जब 2 रखेंगे 2 लैम्डा बाई ई, 3 रखेंगे 3 लैम्डा बाई ई। तो इस तरह से जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ऐसे, तो एकांतर क्रम में आपकी फ्रिंजें प्राप्त होती जाएंगी ऐसे। ये आपकी तीव्रता बताएगा। तीव्रता के बाद ये आपकी जो तरंगे ये आपकी गौड़ उच्चिष्ट होगी, ये आपकी निम्निष्ठ होगी। उसी तरह से यहाँ से जो ये 0 होगा उसके बाद एकांतर क्रम में ये लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2। उसी तरह इधर आएंगे आपका माइनस लैम्डा बाई 2, माइनस 2 लैम्डा बाई 2, माइनस 3 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2, ये आपका ग्राफ प्राप्त होगा। अगर केंद्रीय उच्चीज की चौड़ाई अगर थीटा है तो जो उसकी टोटल चौड़ाई होगी थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा। इसका मतलब जो उसकी टोटल चौड़ाई हो जाएगी क्या होगी, डबल हो जाएगा इसका, 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2m अपॉन ई इंटू लैम्डा है। इसका मतलब जो केंद्रीय उच्चीज की कुल चौड़ाई हो जाएगी 2 थीटा। अब जो लेंथ L2 है, अगर इसकी फोकल दूरी f हो और ये स्लिट AB के बहुत पास हो तो इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन के, मतलब उसकी दूरी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लेते हैं, उनकी फोकल दूरी f। तो साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन f, इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर। साइन थीटा बराबर यहाँ से क्या आएगा, बीजी की वैल्यू जब लैम्डा रखेंगे फर्स्ट के लिए तो साइन थीटा ट्रायंगल में देख लीजिए ABG में, तो साइन थीटा बराबर BG लैम्डा रख देते हैं, AB की वैल्यू E। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगा लैम्डा बाई, इसको कर देते हैं 2, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा x बटे के f बराबर लैम्डा बटे के ई। तो यहाँ से x की वैल्यू जो हो जाएगी लैम्डा बटा के ई इंटू एम, तो इसकी रेखी चौड़ाई के लिए हो जाएगा x बराबर लैम्डा बटे इंटू एफ। अगर रेखी चौड़ाई की पूरी बात किया जाएगा तो जैसे केंद्रीय चौड़ाई थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा था, उसी तरह उसकी रेखिक चौड़ाई जो हो जाएगी रेखी चौड़ाई हो जाएगा आपका x प्लस x मतलब 2x। 2x की वैल्यू क्या है लैम्डा अपॉन के ई इंटू एफ। तो जो उसकी रेखी चौड़ाई हो जाएगी टोटल वो आपका यही हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू एफ, जहाँ यहाँ उसकी फोकल दूरी x उसकी दूरी है और ई दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है, या उसकी फोकल दूरी लैम्डा आपका तरंगदैर्घ्य है। तो इस तरह से उसका विवर्तन प्रतिरूप के लिए रेखी चौड़ाई और कोणीय चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।